बहुत अच्छा प्रश्न आया है कि आजकल की जो जनरेशन के एडवाइजर्स हैं वो बहुत जल्दी इनएक्टिव हो जाते हैं, या धूमकेतु जिन्हें मैं कहता हूँ, कि आए, एक रोशनी दिखाई और फिर गायब हो गए। जबकि पुराने समय के जो इंश्योरेंस एडवाइजर्स थे, जिन्होंने जब इंडस्ट्री शुरू हुई, प्राइवेटाइजेशन हुआ, तो 2002, 2003, 2004, 2005 तक में ज्वाइन किए, वो लंबी रेस के घोड़े हुए। तो अभी तो हम 2026 में हैं, तो अब अभी की जो जनरेशन के जो एडवाइजर आ रहे हैं उनको कैसे टिका के रखा जाए, पॉइंट नंबर 1, कैसे उनको परफॉर्मर बनाए रखा जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, बीच बीच में रोक के आप अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो रोक के आप इसके नोट्स भी बना लेना। समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो भैया, आपको अगर एसिडिटी हो रही है तो दवा लेना सॉल्यूशन नहीं है। 2 कदम पीछे जाकर अगर आप समझेंगे कि ये हो क्यों रही है तो रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। आप एक चीज़ गौर करिए प्रशांत, कि दादाजी के ज़माने में कैसे लोग होते थे। दादाजी के ज़माने में ऐसे लोग होते थे जो जिसके यहाँ भी काम करते थे ना, वहाँ पे मतलब बंधुआ मजदूर की तरह काम करते थे, है ना। उन लोगों का रिटायरमेंट नहीं होता था, है ना। तो वो जनरेशन उस तरह की जनरेशन थी कि अगर एक जगह पे उन्होंने कमिटमेंट कर दिया या जुड़ गए, दिल से जुड़ गए, दिमाग से जुड़ गए, तो फिर वो जुड़े रहते थे। पर वो जनरेशन खत्म हो गई। उसके बाद पापा की जनरेशन आई। पापा की जनरेशन के दिमाग में क्या था कि भाई एक जगह ज्वाइन करने का और वहीं से रिटायर होना है। दादा की जनरेशन थी वो आजीवन रहती थी। हाँ। पापा की जनरेशन है वो जो रिटायरमेंट एक ही जगह पे करना है, मेरे को उछल कूद नहीं करना है ना। तो वो जनरेशन भी खत्म हो गई। अब मेरी जनरेशन आई। मेरी जनरेशन में क्या है कि क्योंकि तब तक थोड़ा दादा और पापा के ज़माने में तो ट्रांजिस्टर भी पूरे मोहल्ले में एक होता था, इतने लाइफस्टाइल की चीज़ें होती नहीं थी, खाली सर्वाइवल हो जाता था तो चल जाता था। तो मेरी जनरेशन ने थोड़ा थोड़ा लाइफस्टाइल देखना शुरू किया। तो हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, मेरी जनरेशन के लोगों ने क्या करना शुरू किया कि नहीं भैया थोड़ा और चाहिए। तो हम महत्वाकांक्षी जनरेशन कहलाते हैं, है ना। तो मेरी जनरेशन के लोग जो हैं, जो 50 की रेंज में हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं उनको ड्राइव करती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बाद की जो जनरेशन है ना, महत्वाकांक्षा तक ठीक है, पर वो अति महत्वाकांक्षी हो गई। तो वो हर चीज की अति बहुत खराब होती है। तो पहला ड्रॉबैक नई जनरेशन में ये हो गया कि वो अति महत्वाकांक्षी हो गई। दूसरा ड्रॉबैक अभी जो यंग जनरेशन है उसमें क्या है कि उनमें धीरज नहीं है। धीरज किस लिए नहीं है? दादा के पापा के जमाने में 5 दिन का टेस्ट मैच होता था। मेरे जनरेशन में 1 डे आया 50-50 ओवर का। अभी 20-20 भी ज्यादा लगने लग गया। लोग बोले 10-10 ओवर का ही लाओ भैया, है ना। पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल क्यों ज्यादा फेमस है? क्योंकि 90 मिनट में फैसला हो जाता है। 5-6 घंटे T20 की तरह वेट नहीं करना पड़ता है। तो नई जनरेशन को है ना जल्दी चाहिए सब कुछ। अगर उसके पास आप इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे तो भी वो बोलेगा कि नहीं, मेरे को 5 साल में रिटर्न चाहिए, 3 गुना, 10 गुना, 5 गुना चाहिए, 1 साल में चाहिए। इसलिए वो शेयर मार्केट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। नुकसान कर रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन वो जा क्यों रहे हैं उसके पीछे कारण है, उनको जल्दी सब कुछ चाहिए, है ना। तो अब अगर मुझे ये साइकोलॉजी समझ में आ गई है कि ये लोग एक जगह पर कमिटमेंट और टिके हुए रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं और इन्हें सब कुछ जल्दी चाहिए और ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं चीज़ों से, तो मुझे इन्हीं सारी चीज़ों के आधार पर उनको अगर मैं मैनेज करना शुरू करता हूँ तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं और मैं तो ओपनली बोलता भी हूँ कि इंडस्ट्री गलत लोगों के हाथों में है। अब आप गौर करिए, थोड़ा सा आपको हिंट भी मिलेगा इससे। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब नई नई इंश्योरेंस कंपनी आई थी तब, कि भैया ठीक है आप इतना बिजनेस करो, हम आपको गोवा ले जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरे बार बोले गोवा ले जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आया जब एडवाइजर ने बोला सर गोवा बहुत हो गया सर, अभी कुछ नया लाओ, है ना। तो वो नया बैंकॉक लेकर आए, फिर सिंगापुर लेकर आए, अभी ढूंढ रहे हैं वो। आप इस्तांबुल भी ले जा चुके हैं लोगों को, पेरिस भी ले जा चुके हैं लोगों को, और बाली भी ले जा चुके हैं। तो बचा कहाँ पे अभी, है ना। तो बोले अजरबैजान, बाकू लेके जाएंगे सब आपको। तो वो नया नया ढूंढ रहे हैं। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो रही है यंग जनरेशन के हिसाब से, कि है तो टूर ही ना, वो खाली लोकेशन चेंज किया है, वेराइटी ऑफ कॉन्टेस्ट नहीं है। ये है वही फॉरेन टूर, अब फॉरेन की लोकेशन चेंज हो रही है, पर टाइप ऑफ नेचर ऑफ दैट कॉन्टेस्ट इज सेम। एक लीडर के रूप में आपको भी ये समझना पड़ेगा और एक इंडस्ट्री के रूप में कंपनीज को भी ये समझना पड़ेगा कि यंग जनरेशन है ना, वो एक चीज को एक बार करेगा, 2 बार करेगा, तीसरी बार डिटैच हो जाएगा उससे वो। अब उसको कुछ नया चाहिए।
तो पहली चीज़ तो ये है कि इन लोगों को जब हम बात करते हैं नई जनरेशन को, तो पहले आपका होमवर्क बढ़ जाता है कि मैं नया क्या दूंगा इनको, मैं नया क्या ऑफर करूंगा मैं इनको। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अगर एक लीडर होता हूँ तो मैं उसको बात करूंगा कि चलो भैया ठीक है, पहले बेसिक फंडामेंटल जो तुम्हारी लाइफस्टाइल की चीज़ें चाहिए वो कर लेते हैं। तो आईफोन खरीदना है 2 लाख रुपए का, तो लोन पे नहीं खरीदना पड़े, सितंबर में जो नया लॉन्च होगा 18, लोन पे नहीं खरीदना पड़े, रोकड़ा खरीद सके तो उसके लिए तुम काम कर लो, ठीक है। तो वो व्यक्ति चलो ठीक है काम कर लेगा। कभी वो कॉन्टेस्ट कभी फॉरेन ट्रिप है उसके लिए काम कर लेगा। तो भले ही अगली बार फॉरेन ट्रिप आई हो, उस कॉन्टेस्ट में कुछ नया चाहिए, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे भाई तुमको कॉन्टेस्ट में क्या फॉरेन ट्रिप मिलेगा, या फिर तुम कार ले सकते हो, या फिर तुम XYZ गोल्ड ले सकते हो। तो ये वेराइटी ऑफ कॉन्टेस्ट हो गया, ठीक है। अदरवाइज आप बोलोगे कि भाई तुम 5 लाख करो तो बैंकॉक ले जाएंगे, तुम 10 लाख करोगे तो सिंगापुर ले जाएंगे, और 25 लाख करोगे तो यूरोप ले जाएंगे, तो है तो फॉरेन ट्रिप ही। तो ये तीनों चीजें उसके लिए एक ही चीज है ये। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि ये बैंकॉक ले जाएंगे, या फिर कार मिलेगी, और या फिर तुम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, या कैश ले सकते हो, तो वो कनेक्टेड रहेगा उससे, क्योंकि अब उसको वैरायटी मिल रही है। तो पॉइंट नंबर 1, मैं अगर लीडर एडवाइजर से इस तरह की नई जनरेशन के लोगों से बात करूंगा तो मैं उससे बात करूंगा वैरायटी की। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? यस सर। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैं एक और चीज़ भी समझूंगा, क्योंकि दादा और पापा के जमाने वाली जनरेशन है नहीं है, तो इनका जो टारगेट स्पान है ना वो लंबा नहीं है। तो अपन उसको बोलते हैं तो 5 साल यहाँ काम कर लेगा तो तेरे को यहाँ पे रॉयल्टी इनकम मिलना शुरू हो जाएगा, रेसिडुअल इनकम मिलना, वो उसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उसको 90 डेज के बैचेज में बात करनी पड़ती है कि 90 डेज में क्या करना है। साल भर का बोलोगे ना तो बोर हो जाएगा वो, क्योंकि वो बहुत हर चीज जल्दी चाहिए उसको, और वो अधीरा व्यक्ति है। तो अगले 90 दिन का एक्शन प्लान ही बनाइए उसके साथ। अगले 90 दिन का एक्शन प्लान बनाइए, ठीक है। तीसरी चीज, वो इंश्योरेंस बेच रहा है, एक टाइम उसके लिए इंश्योरेंस भी बोर्डम हो जाएगा। इसीलिए आप गौर करना, नई जनरेशन के लोगों ने साथ में म्यूचुअल फंड भी चालू कर दिया, फिर साथ में कुछ और भी सोच रहे हैं। अभी तो बहुत सारे लोगों ने वो लैंड का भी शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी भी बेचेंगे। तो आप उसको बताइए कि देखो, अगर आप इस इंडस्ट्री में अपनी एक ऐसा मुकाम बनाते हैं कि आप काम कर रहे हैं इंश्योरेंस का, अच्छा, तो आज नहीं तो कल आपको म्यूचुअल फंड भी सामने से बोलो। देखो नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, कंपनी वाले अरे सर म्यूचुअल फंड का आइडिया दे देंगे तो चला जाएगा, वो वैसे भी चला जाने वाला है। तुमको पता भी नहीं चलेगा 2 साल तक तो कि वो SIP कर रहा है। आपको, आप जो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हो 2 साल MDRT हुआ, अभी 2 पॉलिसी भी नहीं कर रहा है, वो ऐसा नहीं है कि घर पे बैठ गया है संन्यास लेके, वो किसी और कुछ और चीज कर रहा है वो, है ना। तो मैं एक लीडर के रूप में उसको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा देखो भैया, आप अभी ये कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, फिर इसमें कस्टमर मांगेगा तो आपको म्यूचुअल फंड भी ऐड करना पड़ेगा। सामने से बोलो, आपको इसमें जनरल इंश्योरेंस भी ऐड करना पड़ेगा, इसमें आपको FD भी ऐड करना पड़ेगा, इसको कोई भी ऐड करना पड़ेगा, इक्विटी मार्केट भी ऐड करना पड़ेगा। फिर बहुत जल्दी यहाँ पर बैठे बैठे आप USA के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकोगे, वो भी ऐड करना पड़ेगा, फॉरेक्स भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें, ये उसको बोलना है कि यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है कि आपने इंश्योरेंस का काम किया, एक बेस बना लिया, फिर आप म्यूचुअल फंड में जाओगे। म्यूचुअल फंड का काम किया, बेस बना लिया, फिर आप 3rd चीज़ में जाओगे। इसकी जगह अगर आपने इंश्योरेंस में ऐसा काम किया कि आपकी आइडेंटिटी बन गई, और म्यूचुअल फंड का कंपनी वाला आपको अप्रोच करेगा, अरे साहब आप हमारा भी बेचो, तो आपके नेगोशिएशन पावर बढ़ जाएगी। ख्याल है? तो आपको क्या करना है, आपको एक इस इंडस्ट्री में इतना गहरा कर लेना है अपना जड़ कि लोग सामने से आने चाहिए आपके पास कि आप हमारा भी एजेंसी ले लो, हमारा भी, तब तो रहेगा आपका हाथ ऊपर और आप नेगोशिएट कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, थोड़ा ये कर रहे, थोड़ा वो कर रहे, थोड़ा वो कर रहे, थोड़ा वो कर रहे हैं, तो किसी में भी आइडेंटिटी नहीं बनेगी, कहीं पर भी आपकी बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी। तो आपको ये क्यों करना है, इसलिए करना है ताकि बाकी सब जगह जहाँ भी जाओगे आप, वहाँ पर आपका बार्गेनिंग पावर रहेगी। अब उदाहरण के तौर पे आप सोचिए कि अगर आप इंश्योरेंस में हैं, ठीक है, और आपने 1000 करोड़ का सम एश्योर्ड बेचा हुआ है, तो म्यूचुअल फंड वाले को जब पता चलेगा तो आपके घर आएगा उसका मैनेजर 100%। अदरवाइज आपको ढूंढना पड़ेगा, मैं एंजल 1 का लूं कि इसका लूं कि उसका लूं कि उसका लूं। करेक्ट है। फिर आप सामने से जाओगे, मुझे म्यूचुअल फंड का एजेंसी चाहिए, तो बोलेंगे हाँ ठीक है, ट्रेनिंग में बैठ जाओ सामने आके। तो आपने गौर किया होगा, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है मैनेजर उसके वहां पे जाता है 100%, है ना, और जो नॉर्मल है मीडियोकोर, वो
ब्रांच में मैनेजर से मिलने जाता है। तो नए जो जनरेशन के लोग हैं ना, उनको ये ईगो भी बहुत है, तो उसको बोलना है कि आपकी आइडेंटिटी बनानी है। दूसरा, इतने सारे ऑप्शंस है मार्केट में कि आपको बाकी सारे ऑप्शंस में, हर ऑप्शन में अपना पैठ बनाने के लिए आपको समय चाहिएगा। तो अगर आपने इंश्योरेंस का काम जो है वो एक एंकर के रूप में कर लिया, वो जो जहाज का एंकर होता है ना, हाँ। जो तूफान में उसको टिका के रखता है, तो बोले इस काम को आप एंकर के रूप में कर लीजिए, इतना गहरा कर लीजिए कि 2 साल बारिश नहीं हो तो भी ये पेड़ हरा रहेगा, तो आप बाकी सारी जगह पे ध्यान दे पाओगे। लेकिन नहीं तो क्या होने वाला है, जैसा होता है सबके साथ कि इंश्योरेंस का काम शुरू किया, फिर जैसे म्यूचुअल फंड का काम किया तो यहाँ पे सब खत्म हो गया, छोड़ देते हैं। तो नई गिल्ली नया दाव होता रहेगा। तो ये तो वैसा हो गया, 4 कदम चले और 5 कदम पीछे आए, 4 कदम आगे बढ़े और 5 कदम पीछे आ गए। तो ये चीज उसको समझ में आती है, तो स्ट्रेटेजी उसको समझ में आएगी। तो अगर लॉन्ग टर्म भी बात करनी है तो ये लेवल पे बात करनी है उससे। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, नई जनरेशन के जो लोग हैं ना, इन लोगों के साथ एक और बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये लोग अपने आप को बहुत खास समझते हैं। ठीक है, नई जनरेशन को लगता है अल्लाह अपन किंग है ना, कभी कभी तो लगता है कि अपन ही भगवान है, और वो है भी। मैं ना नहीं बोलता हूँ, मैं तो कहता हूँ चलो हाँ मान लो, हमने 33 करोड़ को मान लिया है कि इसको भी मान लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो आपका रिस्पेक्ट भी करता है जब उसको पता चल जाता है कि नॉलेज वेज आप पूज्य पिताजी हैं। ठीक है, वो अगर आपको, आपके अंदर वो करंट देखेगा ना, तो उसको पता है कि मुझे इसके साथ जुड़े हुए रहना है। अभी समस्या क्या आ रही है कि लीडर जो है इंश्योरेंस, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूँ, जो वीडियो देख रहे हैं उनको बुरा लग सकता है सुन के, पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जो लीडर है ना, उससे ज्यादा बिजनेस एडवाइजर कर रहा है। तो एडवाइजर को धीरे धीरे लगने लगता है कि यार मेरा धंधा, इसका धंधा तो मेरी वजह से चल रहा है, ये भाई साहब ने इस महीने 10 लाख लॉगिन किए, उसमें से 7 तो मेरा था। तो वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है उसका। मैं हमेशा लीडर्स को बोलता हूं कि लीडिंग बाय एग्जांपल ही सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। आप एडवाइजर को बोलते हो ना, एमडीआरटी बन या इतना धंधा कर, 4 पॉलिसी कर, आप हर हफ्ते 2 नए रिक्रूट करते रहो, तो सामने वाले को महीने में 8 नए लोग दिखेंगे ना, उसको भी तो पता चलेगा। सर के पास मैंने जब ज्वाइन किया था तब 50 लोगों की टीम थी और अभी 72 लोगों की टीम हो गई, और 2 महीने बाद देखेगा अरे यहाँ तो 90 लोग, और 4 महीने बाद देखेगा अरे यहाँ तो 102 लोग हो गए, तो उसको पता चल जाएगा पिताजी है ये, मुझे इनसे नहीं जा, क्योंकि ये मेरी वजह से सक्सेसफुल नहीं है, मैं नहीं रहूंगा तो भी ये तो आगे ही बढ़ने वाले हैं। उसको इस चीज की वैल्यू समझ में आएगी। नॉलेज वाइज भी आपको उससे 4 कदम आगे रहना ही। आप देखो लीडर पढ़ ही नहीं रहे, लीडर पढ़ नहीं रहे। वो हकीकत तो मैं बुरा लगेगा सुन के, लेकिन हकीकत क्या है पता है, एक लीडर जब एडवाइजर को रिक्रूट करता है ना, तो एक्चुअली उल्टा होता है, वो एडवाइजर ने लीडर को रिक्रूट किया है ऐसा हो जाता है। करेक्ट। कि वो बोलेगा कि अरे सर एक 4 लाख का चेक है, आप लेते आएंगे क्या, तो आपको जाना पड़ता है क्योंकि 4 लाख का चेक है। ठीक है, लेकिन जब उसको ये पता चलेगा 100 लोगों की टीम है ना, और मैं 7 लाख का प्रीमियम करता हूँ, भाई साहब टोटल 90 लाख रुपए का प्रीमियम मैनेज कर रहे हैं, तो वो पंगा नहीं लेगा आपसे, वो आपसे दूर नहीं हटना चाहेगा। तो कॉर्पोरेट में रूल है, 2 रूल है जो लोग भूल गए हैं। पहला है वाटर फॉल्स डाउन, यानी पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो आप बोलोगे वो बिल्डिंग में पानी की टंकी है, वो तो नीचे नहीं बहता है, पर वो बंधा हुआ है चारों तरफ से। यानी जब तक आप सिस्टम एंड प्रोसेस से बंधे हुए रहोगे तब तक ऊपर रहोगे, जैसे सिस्टम प्रोसेस छोड़े नीचे गिर जाओगे। ये पहला कॉर्पोरेट रूल है। दूसरा कॉर्पोरेट रूल है परफॉर्मेंस काउंट्स, यानी आप परफॉर्मर हैं तो ही काउंट किए जाओगे, अदरवाइज भूल जाओ आप। यंग जनरेशन तो 5 सेकंड लगाती है नजर से उतारने में। और प्रॉब्लम क्या है आपको मैं बताता हूँ, आपके याद अगर हो तो, है ना, आपकी मम्मी ने शादी करने के बाद कभी भी पापा को चेक नहीं किया कि आदमी सही है या नहीं है, समर्पण कर दिया। दादी ने दादा से शादी की तो कभी चेक, आजकल की लड़कियां जो है ना, वो हर 4 दिन बाद चेक करती रहती है। वो ऐसा पूछती है कि अच्छा सपोज आपको मेरी जगह कोई और लड़की मिल जाती तो आप क्या करते, वो चेक कर रही है। एक्चुअली सवाल है, चेकिंग का सवाल है ना। तो नई जनरेशन है ना, वो हर 15-20 दिन में लीडर को चेक करता रहता है कि यार ये मैं आगे निकल गया हूँ कि ये आगे है अभी भी मेरे से। और अनफॉर्चुनेटली लीडर है जो ना रिक्रूट कर रहा है नए, ना खुद की डायरेक्ट टीम बना रहा है, न खुद का लॉगिन करा है। अब आप एमडीआरटी नहीं हो और आप टीम को बोलोगे एमडीआरटी हो जाए तो कौन सुनेगा। 2.5 साल से जाए नहीं ने गांधी ने सिखा मना पे। ठीक है,
तो उसको ये पता चलना चाहिए नॉलेज वाइज भी आगे है, स्किल वाइज भी आगे है, एटीट्यूड वाइज भी आगे है, और ये तो आगे ही आगे बढ़, तो इसके साथ रहना है मेरे को। अपने आप वो व्यक्ति सरेंडर होगा। क्योंकि ग्रोथ में क्या है, किसी न किसी के सामने सरेंडर होना पड़ता है। जो बड़े ऋषि मुनि है वो भगवान के सामने सरेंडर हो गए, है ना। अपन लोग जो हैं वो टर्नी लेके बैठे रहेंगे, पर जैसे मैं हूँ, मैं मेरे गुरु है उनको बोलता हूँ सर बताइए क्या करना है। मैं ईगो लेके मैं ऐसा कह सकता हूँ मैं सारी दुनिया को सिखाता हूँ, मुझे कौन सिखाएगा भैया। पर ऐसा नहीं है, मुझे भी 2 लोगों के सामने सरेंडर होना पड़ेगा कि सर मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे बताइए यहाँ। और अटकते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, बहुत प्रॉब्लम आती है लाइफ में। तो मैं भी मेरे कोच को पूछ लेता हूँ, पर कब पूछ रहा हूँ, जब मुझे पता है कि वो हमेशा मेरे से आगे ही रहा है, जब भी रहा है वो। मैं जब 2000 चार्ज करता था तब वो 6000 चार्ज करता था, और मैंने जब 10,000 चार्ज किया तो 20, और अभी मैं जब 30,000 चार्ज करूँ तो 1.5 लाख रुपए चार्ज करता है वो। मतलब वो ग्रो कर रहा है, विजिबल रिजल्ट है इसका, है ना। तो टीम टिकी हुई रहेगी। अब 2 रहने लास्ट पॉइंट में जो बोनस के रूप में आपको बताऊं, विजिबल सक्सेस कैसे पता चलती है ना। लोग, अच्छा मुझे बताइए, आपने खाना खाया अभी? यस। वो जो रोटी परोस रहा था उसके साथ सेल्फी लिया? नहीं। क्यों नहीं लिया भैया? जब वो पहले वो स्नैक्स सर्व करने आया था, वो वेलकम ड्रिंक सर्व करने आया था, तो वहाँ पे एक मैनेजर घूम रहा था ना, उस मैनेजर के साथ सेल्फी लिया आपने? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमको लगता है अरे वो तो कुक है या सर्व करने वाला है ना, अपन तो मैनेजर हैं। तो लेकिन जब CEO आते हैं तब आप क्या करते हो? फोटो खिंचवाने जाते हैं, है ना। हिमांशु सर है, नहीं मैं उनको गाड़ी में लेके जाऊंगा, क्योंकि आपको लगता है कि ये 2 चीजें मेरे को इनसे मिलेगी, है ना। तो अब आप अंदाजा लगाओ, अगर आपने उस मैनेजर के साथ सेल्फी खिंचवा लिया होता, ये बोला होता कि सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, मेहनत से सुबह से लगे हुए होंगे तैयारी में, और अभी रात को पता नहीं 11-12 बजे फ्री होंगे, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, है ना। तो वो जब आप खाना खाने गए ना, तो वो आपको बोलता सर रुक जाओ मैं गर्म रोटी मंगवाता हूँ आपके लिए, राइट रहा। तो नई जनरेशन भी क्या है, वो हमेशा अपने से बड़े लेवल के लोगों के साथ जुड़ना पसंद करती है, नीचे से लेवल के लोगों के साथ जुड़ना पसंद नहीं करती है। तो अब जब हम वहां पर हैं, वो जुड़ गया, पता नहीं कैसे जुड़ गया, वो मैटर ऑफ डिस्कशन है, लेकिन बाद में वो ये चेक करता है कि मेरे से बड़े लेवल का है कि नीचे के लेवल का है। पुरुषों की एक खास बात होती है, पुरुष हमेशा जब दूसरे पुरुष को देखता है ना, महिलाओं में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, पुरुषों में आएगी। एक पुरुष जब दूसरे पुरुष को देखता है ना, तो हमेशा ये सोचता है कि मेरे से बड़ा शिकारी है कि छोटा शिकारी है, क्योंकि हम 5.5 लाख से शिकार कर रहे हैं। तो आप मेरे को क्यों लिफ्ट देकर आए हैं? क्योंकि आपको लगता है कि आप हिरन मार पाते हैं और मैं भालू मार पाता हूँ, तो सर से दो ज्ञान सीखना है। लेकिन अगर आपको ये पता चलता है कि मैं तो खरगोश भी नहीं मार पाता हूँ, तो आप बोलते हैं सर मेरा तो रिंग रोड से ही जाना होता है, ये तो बहुत अंदर पड़ जाएगा, और सर इधर से तो ट्रैफिक भी बहुत होता है, ख्याल है। तो पुरुष क्या देखता है कि ये नालायक व्यक्ति है, फिर ये चूहा मार पाता है, ये फिर ये बिल्ली मार पाता है, फिर ये कुत्ता मार पाता है, फिर ये हिरन मार पाता है, फिर भालू मार पाता है, फिर ये शेर मार पाता है। तो CEO के साथ फोटो क्यों खिंचवाना चाहते हैं अपन घुस के? क्योंकि हमने बताया शेर का शिकारी है भैया ये। फिर आपको कोई इंट्रोड्यूस करता है कि ये कौन है, बोले ये 5 साल से TOT हो रहा है, और अपन MDRT भी नहीं हो पा रहे होते, तो अपन उसके साथ खाना खाने बैठते, 2 ज्ञान की बात मिलेगी, क्योंकि हमको पता है वो भालू का शिकारी है और हम खरगोश भी नहीं मार पा रहे हैं, लेकिन हम चूहे के शिकारी के साथ नहीं बैठना पसंद करते। तो वो जो आपका एडवाइजर है, उसको आप शेर के शिकारी लग रहे हो कि नहीं लग रहे हो, वो इम्पोर्टेंट, नॉलेज वाइज, स्किल वाइज और अचीवमेंट वाइज, तो वो टिकेगा। बस अदर कोई टेक्निक वेक्निक काम नहीं लगती है कि उसको 2 डायलॉग मार दिए और वो टिक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सब टेम्परेरी होता है, ये सब पैरासीटामोल है, डोलो 650 है, जब तक असर रहेगा तब तक होगा। बराबर है। मैंने जो तरीके बताए सब आयुर्वेदिक दवाएं हैं। 90 दिन लगेंगे रिजल्ट मिलने में, लेकिन जब मिलेंगे तो परमानेंट मिलेंगे। क्लियर है? 100%। सो इस विषय पर अगर आपके कोई भी काउंटर क्वेश्चंस हैं तो आप बिना किसी संकोच के 9825600778 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पर वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और भी प्रश्न पूछते रहिए और मैं मेरे विचार शेयर करता रहूँगा।